गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टेंथ क्लास का फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 3 करने जा रहे हैं। द एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 टू 1848, यानी क्रांतियों का युग कह सकते हैं, क्रांतियों का काल कह सकते हैं इसको, क्योंकि इस समय 1830 से लेकर 1848 के बीच में क्रांतियाँ बहुत ज़्यादा होने लग गई थी, वो भी राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट पैराग्राफ में क्या बोला गया है। जैसे जैसे रूढ़िवादी व्यवस्थाओं ने अपनी ताकत को और मजबूत बनाने की कोशिश की, यूरोप के अनेक क्षेत्रों में उदारवाद और राष्ट्रवाद को क्रांति से जोड़कर देखा जाने लगा। इसमें इटली, जर्मनी के राज्य, ओटोमन साम्राज्य के सूबे, आयरलैंड और पोलैंड ऐसे ही कुछ क्षेत्र थे। दोबारा बताता हूँ कि जैसे जैसे रूढ़िवादी व्यवस्थाओं ने अपनी जो ताकत थी उसको और अधिक मजबूत बनाने की कोशिश की, जिसमें उदारवादी और राष्ट्रवादी को क्रांति से जोड़कर क्रांतिकारी क्षेत्रों से जोड़कर देखा जाने लग गया। ठीक है, या जोड़ा जाने लग गया। उनमें वो क्षेत्र कौन कौन से थे? कुछ इटली और जर्मन के राज्य थे, ठीक है, और कुछ ओटोमन साम्राज्य के प्रांत थे, और कुछ आयरलैंड और पोलैंड के क्षेत्र थे। इन क्षेत्रों के क्या है, उदारवादी और राष्ट्रवाद को के क्षेत्रों के द्वारा क्रांति के साथ जोड़कर देखा जाने लगा। ठीक है, और उन्होंने रूढ़िवादी जो व्यवस्थाएं थी या उन जो विचारधारा थी और राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ क्या है, उन्होंने अपने ताकत को और अधिक मजबूत बनाने की कोशिश की, क्योंकि लोग एकजुट होने लग गए किसके नाम पर? राष्ट्रवादी विचारधारा के नाम पर। ठीक है, आगे देखते हैं। इन क्रांतियों का नेतृत्व कौन कर रहा था? इन क्रांतियों का नेतृत्व उदारवादी और राष्ट्रवादी, ठीक है, लोग कर रहे थे, जो कि मिडिल क्लास के एजुकेटेड लोग थे। एलिट जो कि कुलीन या बोल सकते हैं रईसी लोग कर रहे थे, जिनमें से कुछ प्रोफेसर थे, स्कूल के अध्यापक थे, कलरक थे, और कुछ वाणिज्य व्यापार के मध्य वर्ग के लोग जुड़े हुए थे। ठीक है, सेकंड पैराग्राफ में देखते हैं। प्रथम विद्रोह फ्रांस में जुलाई 1830 में हुआ। इसके साथ ही बुर्बो राजवंश के जो राजा थे, जिनको कंजर्वेटिव रूढ़िवादिता प्रतिक्रियाओं के दौरान 1815 में उनको रिस्टोर किया गया था, यानी दोबारा सत्ता में लाया गया था, बहाल किया गया था। अब उनको क्या किया गया था? उदारवादी और जो क्रांतिकारी लोगों के द्वारा क्या उखाड़ कर फेंक दिया गया 1830 में। ठीक है, जब वियना की संधि हुई थी 1815 में, नेपोलियन को हराया गया था, तब क्या है, बुर्बो राजवंश को जो राजा थे उनको दोबारा सत्ता में लाया गया था। अब जो उदारवादी, राष्ट्रवादी और रूढ़िवादी जो जितने भी लोग थे, एकजुट होकर जुड़कर 1830 में क्या है, फ्रांस में जुलाई में क्रांति कर देते हैं और बुर्बो राजवंश को क्या है, उखाड़ कर फेंक देते हैं। उसके बाद उसकी जगह एक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की जाती है। किसकी? मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम की स्थापना की जाती है, संवैधानिक, ठीक है, राजतंत्र की। और इसके साथ लुइस फिलिप को क्या है, इसका हेड यानी मुखिया अध्यक्ष बनाया जाता है। इसके बाद देखते हैं, फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को क्या है, सर्दी जुकाम हो जाता है। मैटरिक ने ये टिप्पणी की थी, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को क्या है, सर्दी जुकाम जकड़ लेता है या
हो जाता है। ठीक है। जुलाई की क्रांति से ब्रसेल्स में भी विद्रोह भड़क गया, या वहाँ पर भी विद्रोह की क्रांति क्या है, चिंगारी लग गई। ठीक है। क्रांति की चिंगारी से ब्रसेल्स में भी क्या है, अब क्रांति हो गई या विद्रोह भड़क गया, जिसके फलस्वरूप जो कि बेल्जियम की राजधानी थी ब्रसेल्स, ठीक है, और जिसके कारण यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग हो गया, द ब्रेकिंग अवे। ठीक है। यूनाइटेड किंगडम यानी यूनाइटेड किंगडम से क्या है, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम है वो नीदरलैंड से अलग हो गया। ठीक है, क्रांति के दौरान। आगे देखते हैं थर्ड पैराग्राफ में। एक घटना जिसने पूरे यूरोप को शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावना का संचार किया। एक घटना एक और थी जो पूरे राष्ट्रवादी भावनाओं को, जो कि शिक्षित और रईस लोग थे, उनमें राष्ट्रवादी विचारधारा या भावना का संचार हुआ, यानी फैलने लगा, और पूरे यूरोप वह थी यूनान की स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है। एक दोबारा बताता हूँ, एक घटना जिसने पूरे यूरोप में शिक्षित लोगों के द्वारा राष्ट्रीय भावना का संचार किया या महसूस किया, वह घटना थी यूनान का या ग्रीक का स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है। इसके बाद 15वीं सदी से यूनान ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा था, यानी कहने का मतलब 15वीं सेंचुरी में बताता है ओटोमन साम्राज्य का एक हिस्सा था। कौन? ग्रीस। ठीक है, ग्रीक, यूनान। फिर बताते हैं यहाँ पर यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों का आज़ादी के लिए संघर्ष 1821 में ही आरंभ हो गया था। यानी कहने मतलब कि क्रांतिकारी जो राष्ट्रवादी जो ग्रोथ थी, वृद्धि थी यूरोप में, वो चाहते थे कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए जो उनका संघर्ष था, संघर्ष था, वो 1821 में ही ग्रीक के द्वारा स्टार्ट किया गया था। यानी कहने मतलब 1821 में ग्रीक ने क्या है, अपना स्वतंत्रता की जो संघर्ष की लड़ाई थी, क्रांतियों के माध्यम से, छोटी छोटी राष्ट्रवादी क्रांति के माध्यम से क्या है, स्टार्ट कर दिया था। यूनान में राष्ट्रवादियों को निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों का भी समर्थन मिला। कहने मतलब है जो राष्ट्रवादी थे ग्रीस में, कोर्सपोर्ट फ्रॉम अदर ग्रीक लिविंग द एग्जाइल, जो कि देश निकाला या कह सकते हैं, या फिर निर्वासन जिनको मिला था और वो ग्रीक में रह रहे थे, उनका भी सपोर्ट क्या है, राष्ट्रवादियों को मिला था। यानी उनका भी समर्थन यूनानियों को मिला था, जो पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों का समर्थन मिला था। आल्सो फ्रॉम मैनी वेस्ट यूरोपियन, और पश्चिमी जो लोग थे उनका भी समर्थन उनको मिला। जो प्राचीन यूनानी संस्कृति, जो कि एसेंट ग्रीक कल्चर था, यानी कहने मतलब प्राचीन संस्कृति हेलेनिज्म के प्रति सहानुभूति रखते थे। ठीक है, सिम्पथीज यानी सहानुभूति रखते थे। दोबारा बताता हूँ इस लाइन का,
राष्ट्रवादियों को निर्वासन में रह रहे, यानी जो राष्ट्रवादी क्रांतिकारी जो लोग हैं जिनको क्या है एग्जाइल देश निकाला मिल गया था, उनको ग्रीक को क्या है समर्थन मिल रहा था। साथ में जो पश्चिमी कई यूरोपियन कंट्रीज़ थी उनको भी समर्थन मिल रहा था, और साथ में जो प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रति सहानुभूति रखते थे वो भी क्या है इससे जुड़े हुए थे, उनका भी समर्थन मिल रहा था। फिर आगे देखते हैं, कवियों और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताकर प्रशंसा की। ठीक है, क्रेडल यानी पालना, यूरोपियन सभ्यता का, ठीक है, पालना बताकर उनकी प्रशंसा की। उसके बाद और एक मुस्लिम साम्राज्य, एक और मुस्लिम साम्राज्य यूनान के संघर्ष के लिए जनमत जुटाया, यानी उन्होंने भी क्या है सपोर्ट इकट्ठा किया। किसने? मुस्लिम साम्राज्य ने भी। फिर एक इंग्लिश पोइट है, अंग्रेज़ कवि लॉर्ड बायरन ने धन इकट्ठा किया, फंड, ठीक है, और बाद में युद्ध लड़ने में भी गए, और क्या है वॉर भी, युद्ध लड़ने के लिए भी गए, जहाँ पर 1824 में उनकी क्या है बुखार से क्या है मृत्यु हो गई। अंततः 1832 की कॉन्स्टेंटिनोपल यानी कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दे दी। ठीक है, इसके बाद नीचे वाले में देखते हैं, द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड द नेशनल फीलिंग, रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना देखते हैं। कि राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्धों और क्षेत्रीय विस्तार से ही नहीं होता, कि राष्ट्रवादी जो विकास है वो केवल युद्ध और क्षेत्रों के विस्तार से नहीं होता। ठीक है, राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति एक अहम भूमिका निभाती है। कल्चर भी क्या है एक अहम भूमिका निभाती है राष्ट्र के विचारों में। ठीक है, राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति भी अहम भूमिका निभाती है। कला, काव्य, कहानियाँ, किस्से, म्यूजिक, संगीत ने राष्ट्रवादी भावनाओं को एक्सप्रेस या गढ़ने और व्यक्त करने के लिए, उनको आकृति देने के लिए, ठीक है, देने के लिए सहयोग दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं, लेट अस लुक, देखते हैं, अब हम देखते हैं रूमानीवाद को देखें, जो एक ऐसा संस्कृति आंदोलन था। रूमानीवाद एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जिसमें एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था या करना चाहते थे। कि रूमानीवाद को देखें, जो एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन चला था जिसके खास तरह का राष्ट्रीय भावना, जिसमें राष्ट्रीय सेंटिमेंट यानी भावना का विकास डेवलप पार्टिकुलर विशेष विकास करना चाहते थे। आमतौर पर देखें, रूमानी कलाकार और कवियों ने क्रिटिसाइज यानी तर्क वितर्क या आलोचना के माध्यम से और विज्ञान के
महिमा मंडल, ग्लोरिफिकेशन होता है महिमा मंडल, विज्ञान के महिमा मंडल की आलोचना की और उसकी जगह भावनाओं को, ठीक है, इमोशन यानी भावनाओं को अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर जोर दिया। यह ना मिस्टिकल, ठीक है, अंतर्दृष्टि, यह ना इंस्टीट्यूशन यानी अंतर्दृष्टि और मिस्टिकल, मिस्ट्री जो कहते हैं ना, रहस्यवादी भावनाओं पर जोर दिया। उनका प्रयास था कि एक सेंस ऑफ द शेयर कलेक्टिव, कलेक्टिव होता है साझा, ठीक है, एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति, एक साझा संस्कृति की, और अतीत को राष्ट्र का आधार बनाया जाए। किसको? पास्ट को, ठीक है। उन्होंने कहा है कि हमें सभी एकजुट होना पड़ेगा, ठीक है, साझा, ठीक है। उनका प्रयास था कि एक साझा सामूहिक विरासत होनी चाहिए, विरासत के नाम पर इकट्ठे होने चाहिए, अनुभूति, ठीक है, एक साझा संस्कृति जो कि अतीत को राष्ट्र का आधार बनाकर ही हम ऐसे राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। जर्मन दार्शनिक थे, फिलोसफर है ना, जर्मन फिलोसफर, जर्मन दार्शनिक योहान गॉटफ्रीड जैसे रोमानी चिंतकों ने दावा किया कि सच्ची जर्मनी संस्कृति उनके आम लोगों में है। किसमें? जो सच्ची ट्रू जर्मन कल्चर है वो वहाँ के कॉमन लोगों के बीच में ही है, आम लोगों के बीच में, ठीक है, जिसको दस वॉल्क बोलते हैं, ठीक है, 10 वॉल्क। फिर आगे देखें तो राष्ट्र जिसको नेशन है ना, ये पोलगेस्ट राष्ट्र, ठीक है, राष्ट्र की सच्ची आत्मा, ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन, राष्ट्र की सच्ची आत्मा लोकगीतों में, किसमें? फोक सॉन्ग, जनकाव्य में और लोक नृत्यों में से ही प्रकट होती है, यानी पॉपुलराइज्ड होती है, यानी लोकप्रियता हासिल होती है। इसलिए लोक संस्कृति के इन स्वरूपों को एकत्रित करना चाहिए, इकट्ठा, ठीक है, और अंकित करना चाहिए, एकत्रित करना चाहिए और एकत्रित करना चाहिए। जो कि राष्ट्र के निर्माण की प्रयोजना के लिए आवश्यक था, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ। इसलिए लोक संस्कृति के इन स्वरूपों को, दोबारा बता देता हूँ, इसलिए लोक संस्कृति के इन स्वरूपों को, यानी फॉर्म्स, स्वरूप को एकत्रित करना, कलेक्टिव एकत्रित करना और रिकॉर्डिंग यानी अंकित करना राष्ट्र के निर्माण के लिए, ठीक है, राष्ट्र के बल्किंग होता है निर्माण, ठीक है, निर्माण के लिए प्रयोजना के लिए आवश्यक था, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। स्थानीय बोलियां
वर्नाकुलर होती है स्थानीय लैंग्वेज, बोलियाँ, ठीक है। बोलियों पर एम्फेसिस यानी बल दिया गया। स्थानीय लोक साहित्य को एकत्रित करने का उद्देश्य केवल फोकलोर होता है, लोक साहित्य है, ठीक है। केवल प्राचीन राष्ट्रीय भावनाओं को वापस लाना नहीं था, ठीक है। जो राष्ट्रीय प्राचीन भावनाएं थी उनको वापस रिकवर यानी वापस लाना नहीं था उद्देश्य, बल्कि आधुनिक राष्ट्रीय संदेश को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना था। साथ में जो आधुनिक जो संदेश था नेशनलिज्म का, राष्ट्रवादी जो मैसेज था, वो राष्ट्रीय संदेश को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना था लोग, ठीक है। जो कि ज़्यादातर मोस्टली क्या थे, इलिटरेट यानी निरक्षर थे, ठीक है, उन तक पहुंचाना। आगे देखें, जो अनपढ़ थे, यह खास तौर पर पोलैंड पर लागू होता था। यह किस पर लागू होता था? यह केस खास तौर पर किस पे लागू था? पोलैंड पर होता था, जिसका 18वीं सदी के अंत में, जिसकी 18वीं सदी के अंत में रूस, पर्सा, ऑस्ट्रिया, ठीक है, रूस, पर्सिया, ऑस्ट्रिया जैसी बड़ी शक्तियों ने विभाजन कर दिया था। क्या कर दिया था? डिवाइडेशन। इन शक्तियों ने क्या कर दिया? इसका पार्टीशन कर दिया, ठीक है, विभाजन। यद्यपि पोलैंड जब स्वतंत्र भू क्षेत्र नहीं था, यानी क्या नहीं था? इंडिपेंडेंट नहीं था, उसका स्वयं का स्वतंत्र क्षेत्र नहीं था, किंतु संगीत, ठीक है, किंतु म्यूजिक और भाषा के जरिए राष्ट्रीय भावना को जीवित रखा उसने, यानी संजोए रखा अपने हृदय में, लोगों के हृदय में। और मसलन क्रोल कुर्पिस्की ने राष्ट्रीय संघर्ष का अपने क्रोल क्रुस्पी फॉर एग्जाम्पल बता रहा है, उन्होंने राष्ट्रीय संघर्ष को अपने राष्ट्रीय संघर्ष को ओपेरा वहाँ का कल्चर ही है, और संगीत और फोक डांस, ठीक है, इनके माध्यम से क्या है किया। और पोलेनेस और मजूरका जैसे लोक नृत्य को राष्ट्रीय प्रतीकों में बदल दिया गया, ठीक है। ये वहाँ के डांस हैं, संगीत है, फोक, जो कुछ ओपेरा हो गया, पोलेनेस हो गया, मजूरका है, इनको लोक नृत्यों को क्या है राष्ट्रीय प्रतीक में बदल दिया गया, ठीक है। वो ओपेरा एक संगीत है, ठीक है, और ये क्या है लोक नृत्य है, पोलेनेस और मजूरका। फिर देखते हैं, भाषा ने भी राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसमें? राष्ट्रीय भावना, ठीक है, राष्ट्रीय भावना के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रूसी कब्जे के बाद, ऑक्यूपेशन कर लिया ना, आफ्टर, बाद में क्या है, रूसी कब्जे के बाद पोलिश भाषा को स्कूलों में बलपूर्वक, ठीक है, बलपूर्वक क्या है हटाकर रूसी भाषा को हर जगह जबरन लादा गया। यानी जब रूस का पोलैंड पर अधिकार हो गया तो पोलिश भाषा को वहाँ पर ज़बरदस्ती हटाकर
रशियन भाषा को ज़बरदस्ती लागू किया गया हर क्षेत्र में, स्कूलों में, ऑफिस में, दफ्तरों में, हर जगह क्या है, रूसी भाषा को जबरन लाद दिया गया या लगा दिया गया। 1831 में रूस के विरोध एक सशस्त्र विद्रोह हुआ, यानी रिबेलियन हुआ था अगेंस्ट रशियन, ठीक है, जिसे आखिरकार रशिया ने क्या है, कुचल दिया। अल्टीमेटली अंततः क्रश यानी कुचल दिया, दबा दिया गया, दमन कर दिया गया उस विद्रोह का। किसके द्वारा? रशिया के द्वारा, रशिया की सेना के द्वारा। इसके अनेक सदस्यों ने राष्ट्रवादी विरोध के लिए भाषा को एक हथियार बनाया। इसमें कई सदस्य थे जो विद्रोह करने वाले। इसमें क्लेर्गी जो कि पादरी वर्ग था पोलैंड के, ठीक है, उन्होंने स्टार्ट किया, किसको हथियार बनाया? भाषा को हथियार बनाया, ठीक है, राष्ट्रवादी विरोध करने के लिए, रेसिस्टेंस यानी विरोध जताने के लिए किसको हथियार बनाया? भाषा को हथियार बनाया कि हर जगह आप क्या है, रूसी भाषा लागू नहीं कर सकते, हम हमारी जो मातृभाषा है, पोलैंड है, पोलिश है, वो बोलेंगे, ठीक है। चर्च के आयोजनों और संपूर्ण धार्मिक शिक्षा में पोलिश का इस्तेमाल हुआ। फिर पोलिश भाषा को धीरे धीरे वापस विकास हुआ, इस्तेमाल होने लग गया धार्मिक अनुष्ठानों में, चर्च में, ठीक है, हर संस्थानों में। इसका नतीजा यह हुआ कि बड़ी संख्या में पादरियों और बिशपों को जेल में डाल दिया गया। यानी जो विद्रोह ज़बरदस्ती करके अपनी भाषा को लागू कर रहे थे, उनको रूसियों ने पकड़ के क्या है, पादरियों और बिशपों जो चर्च के हेड होते थे उनको जेल में डाल दिया पकड़ के, ठीक है, जो विद्रोह कर रहे हैं। उसके बाद रूसी अधिकारियों ने उन्हें सज़ा देते हुए साइबेरिया भेज दिया। अंत में क्या हुआ? बड़ी संख्या में क्या है, पुजारियों को, बिशपों को क्या है, जेल भेज दिया और साइबेरिया, ठीक है, साइबेरिया की जेल में भेज दिया गया, क्योंकि उन्हें रूसी भाषा का प्रचार करने से इनकार किया था। उनको बोला गया था कि आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी यदि आप रूसी भाषा का प्रचार प्रसार करेंगे, तो उन्होंने मना कर दिया, हम तो पोलिश करेंगे, पोलिश हमारी भाषा है तो उसका प्रचार प्रसार करेंगे, हम आपकी भाषा क्यों करें। इसलिए उन्होंने क्या है, विद्रोह किया। विद्रोह करने पर उनको क्या है, पकड़ के जेल में डाल दिया और साइबेरिया भेज दिया जो रशिया में है। पोलिश भाषा रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखी जाने लग गई। अब दोनों भाषाओं के बीच में टकराव होने लग गया, ठीक है, पोलिश और रूसी भाषा के जो सिंबल थे या प्रतीक थे, जितने भी थे, तो दोनों का प्रभुत्व क्या है, दोनों के बीच में क्या है, संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखे जाने लगे या टकराव होने लग गया।